मैं पूजा शर्मा आप सभी का एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड ओपन कर लो सभी अपनी बुक्स में, वहीं से आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अपना चैप्टर सेकंड रहेगा चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक्स यानी कि बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य के कितने प्रकार हैं? प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन करो। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो। तो देखेंगे कि होता क्या है। ये कहते हैं कि स्वास्थ्य के कई प्रकार हैं, जिसमें हम बेसिकली 3 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले शारीरिक, उसके बाद मानसिक और तीसरा पढ़ेंगे सामाजिक। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा शारीरिक स्वास्थ्य। देखते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं। शारीरिक या भौतिक विकास को समझना प्राय सबसे आसान होता है। इसका अर्थ है शरीर के सभी अंग और तुरंत शरीर में स्पर्शपूर्ण सामंजस्य रखते हुए अपनी अपेक्षित क्षमता के अनुरूप कार्य करना। ठीक है, इसकी पहचान साफ सुथरी त्वचा, कांति में चमकदार आँखें, पर्याप्त भूख लगना, मलाशय और मूत्राशय का नियमित रूप से काम करना तथा ज्ञान केंद्रियों द्वारा शरीर के सही क्रियान्वयन से होती है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। सेकंड टॉपिक है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। समाज में स्वयं को प्रतिस्थापित करना, समाज को अपने और परिवार के विस्तृत रूप से पहचानना तथा आनंददायी जीवन यापन के लिए ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें सभी प्रेम पूर्वक और सही तालमेल के साथ रह सकें, इसको क्या बोला जाता है? मानसिक स्वास्थ्य। इसके 2 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है भावनात्मक पहलू और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें आध्यात्मिक पहलू। भावनात्मक पहलू क्या होता है? इस पहलू को मानसिक स्वास्थ्य के साथ समाहित किया जाता है, लेकिन समय के साथ इसमें अंतर अनुभव किया जाता है। जहाँ मस्तिष्क का संबंध सत्यता को जानने से है, वहीं भावनाओं का संबंध दिल के भावों से है। आध्यात्मिक पहलू क्या होता है कि माना जाता है आध्यात्मक मानसिक शांति देता है और मानसिक शांति मानसिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त अन्य कई शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो कि स्वास्थ्य क्या है, अलग अलग प्रकार से हैं, अलग अलग उसकी विधियां होती है और इसको हम विस्तार रूप से समझ सकते हैं। समझ आए आप सभी को? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन आप स्क्रीन से भी रीड आउट कर सकते हैं। आंसर देखेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहला कारण आता है विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण का ज्ञान छात्रों को देना उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य विषयों का स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत व्यायाम तथा खेल कूद के अतिरिक्त छात्रों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उस देश के नागरिक का स्वस्थ होना अनिवार्य माना जाता है। अगर एक देश का नागरिक, एक छात्र स्वस्थ होगा तो वो बेहतर फैसले ले पाएगा और अपने समाज को आगे बढ़ाने में या अपने देश की तरक्की के लिए उचित चीज़ें सोच पाएगा। दूसरा हमारा आता है विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण की विधि कि विद्यालय में ऐसी कौन कौन सी विधियां अपनाई जानी चाहिए जिसके बेस पे एक बालक का स्वास्थ्य का विकास हो पाए। तो सबसे पहले आता है कि छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षण देने का सबसे अच्छा और मनोवैज्ञानिक तरीका है। क्या तरीका है वो हम पढ़ेंगे।
छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करना और उसे प्रोत्साहन देना। इनके लिए आवश्यक है कि छात्र विद्यालय और घर पर कुछ अच्छी स्वस्थ आदतें सीखें। यह तभी संभव हो सकता है जब छात्र के शिक्षक और अभिभावक एवं स्वयं छात्र भी स्वस्थ आदतें अपनाने में उत्कीर्ण रहता है। यदि बालक का वातावरण एवं विद्यालय भवन स्वस्थ होंगे, साफ सुथरे होंगे, तो बच्चे भी सफाई में रहना पसंद करेंगे। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षण देना, कि हमारे अगर स्कूलों में ही स्वास्थ्य के बारे में अच्छी शिक्षा प्रदान की जाने लगे तो बच्चे वहाँ से भी एक अच्छा स्वास्थ्य शिक्षण सीख सकते हैं। तीसरा टाइप आता है इसमें व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा। अगर विद्यालय में व्यायाम के अलग अलग तरीके उचित ढंग से सिखाए जाएं तो बालक अपने स्वास्थ्य पर उचित तरीके से ध्यान दे पाएगा। उसके बाद कहता है स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तकों एवं निर्देशों द्वारा। अगर हमें जो पुस्तकें पढ़ाई जाती है उसमें स्वास्थ्य से संबंधित अच्छे निर्देश दिए जाएंगे तो हम वहाँ से भी अच्छा स्वास्थ्य सीख सकते हैं। उसके बाद हमारी फिफ्थ टाइप आती है समाज सेवा कार्यक्रम द्वारा, कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के कार्यक्रम कैसे हैं, उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ से भी हम इस चीज़ को काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। लास्ट हम पढ़ेंगे इसमें दूरदर्शन तथा आकाशवाणी का योगदान। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारा जो युग है डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा बिलीव करता है, तो जैसी चीज़ें हम देखते हैं, जो हम टेलीविज़न में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स के साथ जुड़ते हैं, यदि उसमें अलग तरह से एक प्रोग्राम बनाया जाए या छात्रों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान दिया जाए तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक छात्र स्वास्थ्य को उचित ढंग से रखने के तरीके सीख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बेस पे कहा जा सकता है कि शिक्षा का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। समझ आया सभी को? उसके बाद देखो नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है कि मातृ मृत्यु क्या है, या मातृ मृत्यु के कारणों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, सभी को शो हो रहा होगा। तो देखते हैं कि मातृ मृत्यु मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यदि किसी स्त्री की गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चों के जन्म के 6 सप्ताह के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? मातृ मृत्यु। इसका सीधा अर्थ है कि मृत्यु प्रजनन संबंधी कारण है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि इसका आंकलन प्रति 1000 जीवित जन्म से किया जाता है। भारत में मातृ मृत्यु की दर लगभग 35 प्रति 1000 जीवित जन्म है, यानी कि 100 बच्चों के जन्म की प्रक्रिया में 3.5 औरतों की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जनगणना हुई जिसमें ये डाटा रिकॉर्ड किया गया। विश्व स्तर पर यह दर बहुत अधिक है तथा कुछ ही अविकसित देश ऐसे हैं जहां यह दर इससे कम है। ठीक है, एक बार कट कर दो। तो इस तरह से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में एक सर्वे करवाया गया जिसमें ये निकल कर सामने आया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मातृ मृत्यु देखी गई है। कट करना एक बार, फैन ऑन ही रह गई। तो इस तरह से भारत के सभी राज्यों में एक सर्वे करवाया गया जिसमें यह निकल कर सामने आया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मातृ मृत्यु देखी गई है। उसके अलग अलग कारण होते हैं, वही कारण हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि ज़्यादातर देखा गया कि उत्तर प्रदेश का जो इलाका है उसमें ज़्यादातर लड़कियों को 15 वर्ष होने तक ही ज़्यादातर 1/3 लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। प्रजनन आयु की 1/4 महिलाओं का वजन 35 किलो से भी कम पाया गया। लगभग 20% महिलाएं कम से कम एक प्रकार की स्त्री प्रसूति रोग से पीड़ित है, ऐसा एक सर्वे में पाया गया।
1/4 महिलाएं न चाहते हुए भी गर्भवती हो जाती हैं। हर 24वें मिनट में मातृ मृत्यु जो दर है वो नोट की गई। प्रजनन आयु की 75% महिलाओं को गर्भावस्था में जटिलताएं होने की संभावनाएं रहती है। तो ये कुछ रीज़न थे जो निकलकर सामने आए, जिस वजह से वहाँ पर मातृ मृत्यु की जो दर है वो अत्यधिक नोट की गई। अब आगे जो है आपको डाटा दे रखा है कि किस देश में या किस एरिया में कितनी मातृ मृत्यु दर पाई गई हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे कि मेन मातृ मृत्यु के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण होता है चिकित्सीय और दूसरा आता है सामाजिक। चिकित्सीय कारण क्या होता है कि उचित समय पे एक जांच को पकड़ के अच्छी चिकित्सा मिल पाना क्या कहलाता है, चिकित्सीय कारण। सामाजिक कारण क्या हो सकता है कि उचित समय पर आप किसी बीमारी को नहीं पकड़ पाते, उस वजह से जो मृत्यु होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण कई तरह से पढ़े जा सकते हैं, जैसे कि चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव, गरीबी, अनुचित देखभाल या फिर निरक्षरता या अज्ञानता, इन सब की वजह से भी मातृ मृत्यु दर आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि मातृ मृत्यु क्या होती है और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपकी स्क्रीन पर है कि चेचक रोग के कारण और रोग से बचने के उपायों का वर्णन करो। तो देखते हैं कि सबसे पहले चेचक रोग होता क्या है, जिसको आपने कई बार स्मॉल पॉक्स के नाम से भी सुना होगा। तो यह एक संक्रामक रोग है और वायु के द्वारा फैलता है। हमारे देश में इस रोग को राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया। एक समय था जब चेचक महामारी घोषित किया गया था, इससे हजारों लोग प्रभावित हुए। बच्चों के लिए यह रोग जानलेवा सिद्ध हुआ। अब इस रोग के कारण क्या क्या हैं? यह रोग एक विषाणु के द्वारा फैलता है। सांस के साथ इस रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और गले, नाक, कान में प्रविष्ट होते हैं। रोग के विषाणु चमड़े पर भी देखे गए हैं। धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। शरीर को बुखार होने लगता है, शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, इसमें मवाद पड़ जाती है। धीरे धीरे ये फोले क्या हैं, सूखने लगते हैं। फफोलों की पपड़ी सूखने लगती है और ये सड़ने लग जाते हैं। ये सब क्या है, इसके रोग के कारण है। अब इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कि पता कैसे चलेगा कि हम स्मॉल पॉक्स से संघर्षित हैं? इसमें क्या है, आपकी नाक बहने लगती है, रोगी के शरीर में पेन होने लगता है। 3 दिन के बाद शरीर पर दाने निकल आते हैं और ये दाने ज़्यादातर चेहरे पर भी हो जाते हैं और पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। बुखार का अगर हम बात करें तो टेम्परेचर 103 से 104 डिग्री देखा गया है। अब इसका उपचार कैसे करेंगे? उपचार के लिए कहते हैं, यदि आपको पता लगता है कि घर में किसी को स्मॉल पॉक्स है यानी कि चेचक से संघर्षित है, तो घर में किसी व्यक्ति या बालक को उस व्यक्ति के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। चेचक की कोई औषधि नहीं होती, इसलिए उसका जितना ज़्यादा हो सके घर पर रहकर इलाज किया जाना चाहिए। रोगी को हल्का भोजन दिया जाना चाहिए। उसके बर्तन और कपड़े साफ सुथरे रखें ताकि किसी और को, फैमिली मेंबर में इस परेशानी से ना जूझना पड़े। रोगी के वस्त्रों का निसंक्रमण होना चाहिए। रोगी की व्यवस्था अलग कमरे में होनी चाहिए ताकि जब तक वो उचित तरीके से ठीक नहीं हो जाता, बाकी घर में किसी को भी उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। अब उसके लिए उपाय बताए गए हैं, जैसे कि शिशु को पहले 3 महीने के भीतर ही टीका लगवा लेना चाहिए ताकि इन फ्यूचर उसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी से ना जूझना पड़े। दूसरा टीका बच्चों की 3 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद लगवा लेना चाहिए। चेचक फैलने की दशा में इस टीके को प्रत्येक व्यक्ति को लगवा लेना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको स्मॉल पॉक्स की बीमारी से ना जूझना पड़े। समझ आया आपको कि क्या कारण है, क्या लक्षण है और कैसे इसका उपाय किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन।
भोजन में किन किन पोषक तत्वों का होना आवश्यक है? प्रोटीन पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ और सुचाल्यमान होने के लिए शक्ति और गर्मी की आवश्यकता होती है। यह शक्ति और गर्मी उसे अलग अलग तरह से खनिजों से, प्रोटीन से प्राप्त होती है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और हमें शक्ति प्रदान होती है। भोजन और भोजन के तत्वों के संबंध में अनेक खोजें की गई हैं। इन खोजों में यह ज्ञात हुआ कि शरीर में ताप, गति और विकास के लिए भोजन के केवल 4 तत्व हैं, जिसमें कार्बोज, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, ये चीज़ें हमें देखने को मिली। अब इसी के बारे में हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन है उसकी पूर्ति कैसे होती है, उसकी कमी से शरीर को क्या हानि होगी या उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो प्रोटीन क्या होता है, सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ गंधक और कुछ अंश फास्फोरस के भी पाए जाते हैं। हमारा शरीर नाइट्रोजन का उपयोग अधिक मात्रा में करता है और यह तत्व केवल प्रोटीन में प्राप्त होता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक तत्व माना गया है। अब इसकी उपयोगिता क्या क्या हो सकती है, जैसे कि शरीर के तंतुओं, रक्त वाहिनियों और आंतरिक अंगों के निर्माण और उनकी टूट फूट की क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन का होना अत्यधिक अनिवार्य होता है। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का उपयोग करने पर यह वसा के रूप में शरीर में एकत्रित होता रहता है और शरीर में जब कभी वसा या कार्बोज का अभाव होता है तो यह संचित प्रोटीन गर्मी और शक्ति के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा प्रोटीन पाचक रसों, आंतरिक रस, एंजाइम, इन सब का भी निर्माण करता है। यह मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। ज़्यादातर प्रोटीन 2 प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे कि पशु प्रदत्त और वनस्पति प्रदत्त, कि पशुओं के द्वारा या फिर वनस्पति के द्वारा हमें जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए, उसको लेने से क्या हमें लाभ होता है या उसकी अधिक होने से क्या हमारे शरीर को हानि हो सकती है, ये चीज़ें आप सेल्फ बेस पे भी इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। समझ आया सभी को? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे का किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वो डाउट क्लासेस में आप अपने क्वेश्चन मेरे से पुट आउट भी कर सकते हो। AFC क्लासेस की तरफ से आप सभी के प्रॉपर डाउट लिए जाएंगे। आपको नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है तो आप यहाँ से भी नंबर को देख सकते हो। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।